हेलो गाइस। चलो आज जो है फिर से अपन स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन अभी छूटा हुआ है और रेस्ट सारे चीज़ें छूटा हुआ है। बेसिकली जो बच्चे नहीं कर पाते थे, जो बेसिकली लिंक नहीं है अपने एनसीईआरटी में, मतलब कि डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, उस सिचुएशन में थोड़ी सी डीप इनसाइड जाना होता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आएंगे एनसीईआरटी पे ही, अभी भी एनसीईआरटी पे ही, बट थोड़ा पोर्शन को, थोड़ा चीज़ों को एक्सटेंड, मतलब कि थोड़ा सा एलिब्रेट करना होता है। तो जैसे एलिब्रेशंस ख़त्म हो जाएगी तो अपन फिर से वापस आ जाएंगे नॉर्मली जहाँ पे थे। तो सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन में हम लोगों ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए और सब जो है अलग अलग तरह के मॉडल दिए। और मॉडल देने का मतलब था कि उन्होंने क्या किया, उस पर वर्क किया और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है जो जो बातें कहनी थी कहे। इसके बाद जैसे ही बात करते हैं कि लास्ट मॉडल है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, फिल्विड मचाक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन का लास्ट मॉडल है, सबसे रिसेंट और सबसे धांसू, मतलब कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फिल्विड मजाक मॉडल, जिसको देने वाले थे सिंगर एंड निकोलसन। बिल्कुल एकदम आँख मुंह नाक कान सब खोल के रखिए, बिल्कुल बहुत ही, क्योंकि देखो साइटोलॉजी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। मतलब कि हर समय देखो कि साइटोलॉजी का वेटेज के बारे में बात करते हैं नीट में, तो 7 to 8 क्वेश्चन जो है ईच एंड एवरी ईयर। तो सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वेटेज है। वेटेज की छोड़ जाने दो, इग्नोर करो उसको, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है आपको बिल्ड करने के लिए, जिस तरह से कहते हो कि सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, उसी तरह से सेल और साइटोलॉजी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बायोलॉजी 11 एंड 12। ठीक है, तो बिल्कुल जम के लग जाना है। मतलब कि ये इससे ईच एंड एवरी ईयर जो है क्वेश्चन आता था। तो बिल्कुल थोड़ा सा बच्चे की डिमांडिंग है, थोड़ा सा जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा हिंदी की है, तो बच्चे समझ जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आप लोग जितने भी नीट वाले नीट एस्पेरेंट्स हो, बिल्कुल मेरे वीडियो को देखना मत भूलना, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को ही करने वाले हैं हम। तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाएंगे ताकि एनसीईआरटी हमें समझ में आ जाए। आ जाइए यहाँ पे, जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के शुरू से ही बात कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। मतलब कि मेन जो बात करते हैं दो ही है, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एकदम लिटिल अमाउंट में है, जो बेसिकली 1 to 2%। अब रेयरली जो है 1 to मतलब कि 5% है, जैसे कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी जो बात करते हैं कि लीवर के सेल मेम्ब्रेन में है, वहाँ पे बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे, और रेस्ट जितने भी सेल है उसके उसके मेम्ब्रेन में 1 to 2% जो है कार्बोहाइड्रेट है। वो भी क्या कंडीशन है कि लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच होकर रहते हैं, तो जो एक कंपाउंड, मतलब कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। मतलब कि दो को मिला करके कंजुगेशन होके बनाते हैं। मतलब लिपिड से जब कार्बोहाइड्रेट मिला तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको स्टैंड्स फॉर शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। यदि वही चीज़ प्रोटीन से यदि कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब कंडीशन क्या है कि तीनों चीज़ों को बात करेंगे बेटा, कि इसके मतलब कि एनालिसिस के हिसाब से अपन बात करेंगे कि तीनों के कंडीशन में क्या है कि कितनी कितनी कंपोजिशंस है। तो इनिशियली आप एनसीईआरटी के डाटा को लेके चलते हैं, तो एनसीईआरटी की डाटा बताती है कि भैया आरबीसी को हमने क्या किया, सबसे पहले देखा। और आरबीसी में क्या किया कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन, कैसे आरबीसी लिया, तो घोस्ट आरबीसी। घोस्ट बोले तो उसमें उसमें बेटा देखो सेल है, बट सेल नाम मात्र सेल है, काम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बट उस सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है, समझ सकते हो। जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल कुछ भी नहीं है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि राइबोसोम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहे हैं ना, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। उसमें होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है उस डब्बे में। और हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को पकड़े और CO2 को पकड़े, मतलब कि उसको लंग्स तक ले जाना है ब्लड को बॉडी से, तो CO2 को पकड़ेंगे। और लंग्स से हमारे बॉडी को लाना है तो प्योर प्योर ब्लड को लाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे, तो उसमें O2 रहेगा।
तो कहीं ना कहीं गैसियस एक्सचेंज के लिए आरबीसी रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई काम नहीं है। तो फंदा क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ही इस चीज़ को पकड़ने और छोड़ने का काम करेगा। तो बिल्कुल वहाँ पे मत जाइए, बहुत ही इलेबरेट है, अपन बात करेंगे, सबकी बात करने वाले हैं, किसी की छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करें तो घोस्ट आरबीसी की बात करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि सब चीज़ को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल सब चीज़, उसमें हीमोग्लोबिन सब जो था हीमोग्लोबिन उसको भी बाहर निकाल दिया। उसके सेल मेम्ब्रेन को देखा तो उसमें देखा क्या कि 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड है। कार्बोहाइड्रेट की चर्चा नहीं किया उसने, एनसीईआरटी की डाटा बेटा, बिल्कुल। तो लेकिन बहुत सारे केमिकल एनालिसिस करी गई, जिसकी वजह से उनको दिखा कि भैया 58 to 60% कार्ब मतलब कि प्रोटीन है, और 20 to 40% क्या है कि लिपिड है, और 1 to 2% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जनरली बोलते क्या है कि लिपोप्रोटीन से बने, तो बहुत चीज़ें, बहुत सारे मॉडल में मैंने इसको समझाया, बहुत सारे बात किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने मॉडल के बारे में तीनों के बैंड बजाने वाले हैं, जो 3 चीज़ से बने हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीनों चीज़ें। अब तीनों चीज़ों के कंडीशन में क्या बात करेंगे, तो 3 चीज़ है, बट यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, चलो वापस अपने पेज पे आते हैं, पेज पे आते हैं, और पेज पे चलिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिल्कुल शुरू से अंत तक बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैं छोटा हो जाता हूँ, बिल्कुल जो आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा कि आपका जो है इसमें क्या क्या चीज़ों से बना होता है, तो आपको बिल्कुल दिखता होगा। कहीं पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात करिए। चलिए बात करते हैं फिल्विड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आप कहाँ हो, एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, मैं अतुल कुमार, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिंगर एंड निकोलसन की, इन्होंने दिया क्या, सेल मेम्ब्रेन मॉडल को दिया। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं बेटा, अच्छा हरा भरा कलर ले। तो यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने डिटेल, डीप और सबसे एक्सेप्टेड और सबसे रिसेंट मॉडल है। इस मॉडल के हिसाब से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मैंने शॉर्ट में क्या कर दिया, FMM, ठीक है ना। प्रोटीन आर अरेंज्ड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर एज अ मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक बोले तो बेटा मैं समझाना चाहूँगा कि ये मान लो कि ये मेरा फर्श है, मान लो कि फ़र्ज़ करो ये मेरा रूम का फर्श है, और रूम के फर्श पे हमने क्या किया कि आपको डिफरेंट कलर की पैचेज ले ली, ये दिख रहा है, ये पैचेज है। फिर जो है क्या किया, ये डिफरेंट कलर की पैचेज हमने ले ली, ये दिख रहा है। कहीं वाइट मतलब कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है बेटा, वाइट है, और क्या है कि उस पर दाने दाने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मोज़ेक करी गई है। तो जो मोज़ेक पैटर्न दिख रहे हो कि जो फर्श है, जो वाइट दिख रहा है आपको, जो वाइट दिख रहा है, ये वाइट जो दिख रहा है वो क्या है जी, आपका फर्श है, मतलब कि लिपिड है, फ्रेमवर्क है। और दूसरी जो ये कलरफुल चीज़ें को देख रहे हो बेटा, ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो है स्कैटर्ड होते हैं उसके सरफेस पे, और उसके अंदर भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, दोनों चीज़ें। तो आपने मोज़ेक पैटर्न को देख लिया। अब क्या कंडीशन है बेटा, यहाँ पे बात करते हैं आपसे कि देखो क्या होता है कि जैसे आपको बात करें कि प्रोटीन और लिपिड का अरेंजमेंट कैसा, तो 2 एग्जाम्पल दिया उन्होंने। कहा कि देखो भैया कि क्या होता है कि विंटर सीजन में आपकी क्या होती है कि समंदर में बर्फ़ के गोले, मतलब कि पानी जम जाते बर्फ़ में, तो बर्फ़ के क्यूब, आइस क्यूब बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। जितने बड़े समंदर है भाई उतने हिसाब से तो आइस क्यूब बनते हैं। तो आइस क्यूब फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे। तो क्या बोलते हो कि पानी में क्या हो रहा है, पानी में जो है बर्फ़ जो है तैर रहा है। तो बर्फ़ क्या है, आइस क्यूब क्या है, आइस क्यूब प्रोटीन है, और पानी क्या है, लिपिड है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुलाब जामुन हम लोग जाते हैं मार्केट से लेते हैं, तो गुलाब जामुन के कंडीशन में क्या बात करते हैं, वो गुलाब जामुन एक रस में डूबा हुआ होता है, जो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस होता है। तो शुगर सॉल्यूशंस एक टब में रखा हुआ बहुत सारा वॉल्यूम में, और यहाँ पे गुलाब जामुन जो है क्या है, 10 20 50 इसमें तैर रहा है।
तो गुलाब जामुन अच्छा प्रोटीन, बट कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो है, जो जो रस है, वो क्या है जी, वो क्या है, लिपिड है। इसीलिए लिपिड को बोला गया है कि लिपिड इज अ मेन फ्रेमवर्क कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोटीन को बोला गया कि ये है परसेंटेज में ज़्यादा, बट ये फ्रेमवर्क नहीं देती है। बिल्कुल आपको दिमाग में रहेगा। तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल, गुलाब जामुन और आइस क्यूब समंदर में, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। इस तरह से मोज़ैक पैटर्न में क्या होते हैं, मोज़ैक पैटर्न में अरेंज होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड, बट लिपिड इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कंपोनेंट है क्या, लिपिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइडिक मोज़ैक मॉडल, आइसबर्ग इन अ सी ऑफ ठीक है ना, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड के आइसबर्ग है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गुलाब जामुन जो प्रोटीन कहा इन अ कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस, मतलब लिपिड कहा, इसमें तैर रहा है। अब क्या कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, पोलर है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, ये फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रो मीन्स क्या जी, वाटर, ठीक है ना। तो ये कैसा है जी, पोलर है। अब पोलर का कंडीशन क्या है, ये कंस्टिट्यूट टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ सरफेस। और क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक टेल जो है इसका क्या होता है, नॉन पोलर होता है। जो बरीड होते हैं, धसे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बरीड इन द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या कंडीशन है कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, CMPM, मतलब ये मत समझना कि ये ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ऐसे नहीं समझने का। तो बेटा चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाने का काम करता हूँ कि क्या कंडीशन है कि ये फॉस्फोलिपिड किस, मतलब कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, कहाँ के सेल मेम्ब्रेन कंपोज होते हैं, किस चीज़ से, प्रोटीन से, जो 58 to 60% पहले भी मैंने बात करी। फिर जो है बात करते हैं या लिपिड की 20 to 40%, यहाँ कार्बोहाइड्रेट के 1 to 2%। लेकिन दो हमारे लीवर सेल और आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन जो है बने होते हैं किस चीज़ों से भैया, कितने परसेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो 5% होता है, याद रहेगा। यहाँ पे चलो बेटा, यहाँ पे लिपिड की बात करते हैं। लिपिड किस तरह का होगा कि लिपिड में कंडीशन क्या है कि जो हमने बात करी कि सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। तो उसे क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो कह सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो लिपोप्रोटीन से, लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बना होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भी परसेंटेज हमने दिखा दिया ना बेटा, दिखाया कि नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, बिकॉज इट फॉर्म द कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फ्रेम को बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। अब क्या है कि मेन टाइप का जो फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, फॉस्फोटिडाइल कोलिन और फॉस्फोटिडाइल सेरीन, क्या फॉस्फोटिडाइल कोलिन और फॉस्फोटिडाइल सेरीन की बात करते हैं। एक को तो सेफेलिन बोलते, दूसरे को लेसेथिन बोलते हैं। एक को सेफेलिन बोलते, दूसरे को लेसेथिन बोलते, ठीक है ना। एक को सेफेलिन बोलते और दूसरे को लेसेथिन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि भाई ये देखो, सेफेलिन हो गया, फॉस्फोटिडाइल सेरीन सेफेलिन, याद रहेगा, और फॉस्फोटिडाइल कोलिन लेसिथिन, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड लिपिड लेयर प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन टू द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। लेटरल मोमेंट मतलब कि ये मान लो कि बेटा कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, दूसरा ये लेयर है, ये लेयर है। तो यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ कि इधर से इधर तो लिपिड या प्रोटीन जा सकता है, इधर से इधर तो जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि हॉरिजेंटली मूव करेंगे, वर्टिकली नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलो वापस आओ, यहाँ पे जैसे ये बात करो तो ये फ्लूइडिटी नेचर है किसके वजह से, लिपिड के वजह से सेल मेम्ब्रेन में होता है, जो क्या कहते हैं नॉट वर्टिकली, मतलब कि लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड और प्रोटीन का मूवमेंट, लेकिन वर्टिकली नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसे हैपेनॉइड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसे क्या बोलते हैं जी, मतलब कि अब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो बोला भैया जब उसमें एब्सेंट है तो उसका कोई ना कोई उसके जगह पे काम करने वाला है,
कौन काम करेगा, कौन काम करेगा? तो उसके जगह पे हैपेनॉइड है। हैपेनॉइड ये क्या काम कर रहे हैं कि मतलब उसके जगह पे इसका केमिकल नेम जो होता है पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल होते हैं। ये क्या करते हैं, इस जगह पे काम करते हैं पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल, जो क्या करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जनरली अब कोलेस्ट्रॉल की जैसे ही अपन बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल में होते क्या है कि कोलेस्ट्रॉल रिजिड होता है इन कंपेयर टू द फॉस्फोलिपिड, जिसके वजह से क्या होता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बेटा क्या होता है कि रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड के कंपेयर में, इसीलिए ये क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे यहाँ पे, जैसे ही बात करें चलो यहाँ पे जैसे बात करें, यहाँ जैसे ही बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, इसके जगह पे क्या होता है हैपेनॉइड होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है जी, पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल। ठीक है ना, ये क्या करते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल जो मोर रिजिड होते हैं किसके कंडीशन में, यूकैरियोट के कंडीशन में। ठीक है ना, यूकैरियोट में जो स्टेबिलिटी। अब कह रहे क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द फ्लूइड अनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन ओवरऑल लिपिड बाइलेयर, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए जैसे ही अपन यहाँ पे बात करें तो क्या बात करेंगे कि यहाँ पे हमने फॉस्फोलिपिड की बात करी, अब थोड़ा सा किसकी बात करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट की बात करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट करता हूँ। चलो यहाँ देखो, अब दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है फॉस्फोलिपिड, मतलब कि फॉस्फोलिपिड हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज की बात करो तो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितना 1 to 2% नॉर्मल। बट दो के कंडीशन में हमने बताया कि लीवर सेल और आरबीसी घोस्ट आरबीसी के कंडीशन में क्या है उसके सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 5%। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ बात करता हूँ कि क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी एंड लीवर कितना परसेंट 5% कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इट इज़ 1% इन रेस्ट सेल मेम्ब्रेन 1 to 2%। ठीक है ना, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हेक्सामीन सैलिसिलिक एसिड इसका नाम दिया गया है। चलो इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको उलझन ना हो। ठीक है ना, चलिए आइए यहाँ पे ओलिगोसैक्राइड ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्विंग सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल को पहचानने का काम करता है। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देने वाले हैं कि मतलब भैया हम दो एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन का कंडीशन है कि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है, देन फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है। यदि ये एंटी फर्टिलाइजिन जो है एग और स्पर्म पे ना हो बिल्कुल रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा भैया। बहुत सारा शुगर भी होता है जिसकी वजह से, शुगर वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन होती है। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन से एक सेल से दूसरे सेल को कैसे पहचानेगा, इसके लिए क्या होगा कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार होगा। ठीक है ना, तो कंडीशन क्या है कि हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन से एक एग्जांपल है आपके पास, फर्टिलाइजेशन से एक एग्जांपल है जो स्पर्म और एग क्या करता है एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा एंटी ब्लड एंटीजन की बात करते हैं बेटा। आप किसी के ब्लड को किसी को ट्रांसफ्यूजन नहीं करवा सकते, किसी को डोनेट नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते हैं। राइट टाइप के ब्लड ग्रुप को ही हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब बिल्कुल समझ में आता ही होगा कि मतलब जैसे ही अपन सर्कुलेशन सब में बात करेंगे बहुत ही धांसू तरीके से बात करेंगे। और वहाँ पे क्या बात करेंगे कि जैसे अपन बात करेंगे कि राइट टाइप करने का मतलब है क्या है कि ए वाला को दे सकता है। ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप जो उसमें क्या है एंटीजन के बेसिस पे अपन ब्लड ग्रुप को डिसाइड किए हैं, कार्ल एंड लेनेसिनर। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप के कंडीशन में। तो एंटीजन जहाँ पे नहीं है ओ वाला है तो उसमें कोई रिएक्शन है तो क्या है यूनिवर्सल डोनर सबको देता है, लेकिन सबसे ले नहीं सकता क्योंकि एंटीजन सबके पास होगा, वो ओ वाली से ही ले सकता है। समझ में आ रहा ना, तो चलिए तो एंटीजन स्पेसिफिक है तो ब्लड ग्रुप ब्लड एंटीजन जो है इम्पॉर्टेंट है।
वो रिकॉग्नाइज करेंगे, जो सिमिलर टाइप का होगा उसी के कंडीशन में वो रिकॉग्नाइज करेंगे, अन्यथा जो है आपका ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को नहीं आएगा जब तक सिमिलर टाइप का ब्लड ना हो। तो दो चीज़ें, स्पर्म और एक कहे कि फ्रॉग और फिश का स्पर्म नहीं मिलेगा, अरे हो सकता है मंकी और ह्यूमन के स्पर्म, हो सकता है टोटली 100% करेक्ट है कि ह्यूमन और मंकी का स्पर्म फ्यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास जो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं है, इसलिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। एंटीजन एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि गाय भैंस को घोड़ा से नहीं करवा सकते हैं क्रॉस, उनके स्पर्म को रिकॉग्नाइजेशन, वो चीज़ सिमिलर टाइप है ही नहीं, तो कैसे हो सकते हैं, स्पीसीज सिमिलर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे हम सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट से अटैच है, लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन किसके फॉर्म में, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में होगा। उसमें क्या होगा कि मोर देन, आप समझ आ रहा है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड लेस देन 10 मतलब कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यदि जुड़े हुए हैं तो ओलिगोसेक्राइड, मोर देन 10 है तो क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड। यदि एक है तो मोनोसेक्राइड, दो है तो डाइसेक्राइड। अरे समझ में आता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नेचर है, अपन बायोमॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिया, सेल रिकॉग्नाइजेशन का बहुत ही धांसू है, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि भैया सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह क्या होता है कि बिल्कुल जो है उसमें कंडीशन क्या है कि असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसका लॉजिक क्या है असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे चीज़ यदि सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि जैसे आगे चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये मान लो कि ये हमारी सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल के इतने से हिस्से को हमने काट लिया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाया, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन नीचे वाला जो सरफेस इसका है यहाँ पे प्रोटीन है। तो भैया कार्बोहाइड्रेट सब के सब ऊपर है, नीचे नहीं है, इसको ऐसे नहीं बांट सकते, इसको ऐसे नहीं बांट सकते, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऊपर वाले सरफेस पे कहा जाता है कि डिफरेंट 30 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है ATPase, जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि सेल के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो चलो आगे बात करते हैं वही सारा चीज़। सेल मेम्ब्रेन बेटा कैसा है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों है कि प्रोटीन बहुत सारा जो है इनर साइटोसेलिक फेज में यहाँ पे होगा, साइटोसोल के पास, और सब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे, ऊपर में होगा। तो किसी तरीके से बांट सकते क्या, ऐसे और ऐसे बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते, इसीलिए असिमेट्रिकल, मतलब नॉट सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे तरीके से आपको बात करना चाहिए कि मतलब कि यहाँ पे बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसा है जी, asymmetrical structure है, because carbohydrate present on the outer surface, expecting protein present only on the inner surface cytosolic phase, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइप के एंजाइम होते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट एंजाइम है ATPase, जो क्या है जी, ATP हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करते हैं। क्यों भैया, क्या कारण है, क्या होता कि इसमें होता क्या कि ये जो सेल ट्रांसपोर्ट के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करते हैं, बिकॉज मोर इम्पॉर्टेंट ATPase एंजाइम हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन अ मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब चलो बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊँगा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या करनी है, बिल्कुल यहाँ पे क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। चलो आपको दिखता होगा, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए अब स्ट्रक्चर में जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो देख रहे हैं दो लेयर जो है आपका जो है नॉन पोलर, ठीक है ना, लिपिड का है, ये दोनों लेयर जो है लिपिड का है। और यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ फॉस्फेट लगे हुए हैं, सॉरी ये देखिए, ये फॉस्फेट है, ये भी फॉस्फेट है, ये देखिए एक्सटर्नल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये क्या है जी, अल्फ़ा हेलिकेज है, ये क्या अल्फ़ा हेलिकेज है, ठीक है ना, अल्फ़ा हेलिकेज है। ये क्या है, टनल है, वाटर देखो पास करने वाला है। प्रोटीन क्या होता है, पोलर होता है, अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन से ही क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन लगे हुए हैं जिसे स्पेक्ट्रीन बोलते हैं। और ये टनल प्रोटीन जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर और वाटर सेलेबल सब्सटेंस को इसको के पास होने देते हैं। क्यों भैया, फॉस्फेट तक तो पानी आ सकता है, अरे समझ में आता कि नहीं,
फॉस्फेट तक तो पानी आ सकता, लेकिन उसके बाद तो लिपिड का नॉन पोलर है। वाटर कैसा है बेटा, वाटर पोलर है। तो पोलर पोलर को, अरे भैया केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट धांसू कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा वैसा में ही घुलेगा। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर वाले में घुलेगा। वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल, कोई डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता। अरे समझ में आता है कि नहीं? पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ पूरे के पूरे डायग्राम के साथ में वाटर को जो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं और कहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे लॉन पेयर किसके वजह से डायपोल मोमेंट हो रहा है। बिल्कुल केमिस्ट्री आपको जानना चाहिए और बहुत ही धांसू तरीके का जानना चाहिए। बिल्कुल केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि एकदम सुपर डुपर हिट होना चाहिए, एकदम धांसू, बोले तो बिल्कुल धांसू, सुपर कमांडिंग होना चाहिए। तो आपकी रैंक तो ऑब्वियसली आ जाएंगे, कोई काटेगा नहीं, ठीक है ना। चलो बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे है बेटा, ये ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कितना, लेस देन 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा। तो यदि ये देखो, ये लिपिड से लगा हुआ कार्बोहाइड्रेट, तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोले। ये देखो बेटा प्रोटीन है, अल्फा हेलिकेज प्रोटीन है, इससे लगा है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ये फॉस्फेट हो, एक्सटेंसिक प्रोटीन हो गया। जो ये प्रोटीन एक्सटेंसिक प्रोटीन है या पेरीफेरल प्रोटीन है, क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरल प्रोटीन, दोनों अपर और नीचे। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये आउटर साइड है, आउट साइड है, और ये क्या है, इन साइड है। ये हमने क्या कहा बेटा कि एक हमने सेल लिया और सेल का एक छोटा सा टुकड़ा को हमने क्या क्या काट करके आपको दिखाने का कोशिश किया। क्या क्या, एक सेल लिया, सेल को थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन को काट करके यहाँ प्रोजेक्ट करके दिखाया। तो क्या दिखा कि अंदर वाले पोर्शन ये है, बाहर वाले पोर्शन ये है, ठीक है ना। चलो फिर से वापस आओ। अब जैसे ही बात करेंगे, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन के कंडीशन में क्या है कि ये 70% है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कितना है जी, 30% है। ये कंप्लीटली धसे हुए होते हैं। यहाँ पे भी टनल प्रोटीन देखो बिल्कुल उसके अंदर धसे हुए हैं, ठीक है ना, इंटीग्रल प्रोटीन। और बहुत सारा जो ऊपर में है पेरिफेरल प्रोटीन, अल्फा हेलिकेज, यहाँ पे स्पेक्ट्रीन, यहाँ पे ये टनल प्रोटीन जो बने होते हैं, टनल प्रोटीन बने होते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से, जो क्या करते हैं वाटर को, ठीक है ना, वाटर सोल्युबल सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट था, अपने यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। जो कंडीशन क्या है बेटा, क्या है कंडीशन, यूकैरियोटिक सेल के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है सेल मेम्ब्रेन को, कोलेस्ट्रॉल। क्यों भाई, फॉस्फोलिपिड से ये क्या होता है, ज़्यादा रिजिड होता है। तो देखो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ये बातें समझ में आ जाएगा ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ये टनल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, अल्फा हेलिकेज है, स्पेक्ट्रीन है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। चलो बेटा यहाँ पे देख लो, अब क्या कंडीशन है, जैसे ही अपन बात करेंगे, चलिए यहाँ जैसे ही अपने को बात करना होगा कि ये इनसाइड वाला है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये टनल प्रोटीन है, टनल प्रोटीन बने होते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से, जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड वाटर सोल्युबल सब्सटेंस। ये टनल की तरह काम कर रहा है, ये दिख रहा है ना, टनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है जी, साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, 2 तरह के प्रोटीन है। तो प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे अपना यहाँ पे। चलिए प्रोटीन के बारे में आज छोड़ेंगे नहीं, सेल मेम्ब्रेन को पूरे के पूरे कवर करके छोड़ेंगे, छोटा हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द ईच ऑफ एक्सट्रैक्शंस देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ईच ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा भी हमने क्या किया, पीएच चेंज कर दिया, तो क्या हो गया कि आपका मतलब कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। तो उसी तरीके से बोला जाए कि सिंपल तरीके से आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द ईच ऑफ एक्सट्रैक्शन देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह का, एक एक्सट्रिंसिक बाहर वाले जो है, आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट, दोनों के दोनों सिरे पे प्रेजेंट है। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन क्या है कि बीच में सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर में धसा पड़ा है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोले, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक, इंटरनल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल,
और एक्सटर्नल प्रोटीन कह सकते हो। तो दोनों की परसेंटेज के बारे में जैसे ही बात कर लो कि दोनों की परसेंटेज कितना है बाबू, तो दोनों परसेंटेज आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिया। ये प्रोटीन चल रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे कहा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन अरेंज इन ए 2 लेयर 2 फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ एक्सट्रक्शन। AC समझ में, अकाउंट नंबर नहीं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एक क्या है जी, एक्सटेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन बोले। दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन बोले। ये 70% है बाबू। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं, इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो सुपरफिशियली आउटर और इनर सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये टोटली जो है धसे होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। माइल्ड ट्रीटमेंट, केमिकली ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर में सरफेस पे है। ये ऐसा नहीं होता है, कांट बी इजीली सेपरेटेड। ये कंडीशन क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसा होता है जी, इनसॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसा होता है, सोलेबल होता है और अनस्टेबल होता है। डिजॉल्व हो गया तो अनस्टेबिलिटी आ गई ना, ठीक है। तो जैसे ही आपको बात करेंगे यहाँ पे, तो ये ईजिली सेपरेट किया जाता है टेम्परेचर चेंज करके, pH चेंज करके। कुछ प्रोटीन ऐसा है जो कन्फाइंड, मतलब कि पूरे के पूरे बायलेयर में जो है धसे पड़े होते हैं, जो स्टेबल प्रोटीन के रूप में बात करते हैं। सम प्रोटीन ट्रांसवर्स, धसे हुए, ट्रैवर्स द कंप्लीट थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नॉन एज एक्सटर्नल प्रोटीन, पूरे धसे पड़े हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ सेपरेटेड चेंज करते हैं। कौन कौन सा प्रोटीन को जो है pH चेंज करने पे जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें एसिटाइल कोलिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया और स्पेक्ट्रिन हो गया। इस सबको क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा मोड़ा भी pH चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रोटीन है जैसे परमिएज और ट्रांसलोकेज है, इसका फंक्शन होता है कैरियर प्रोटीन के रूप में। जब पेजिलेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं उस जगह पर ये काम करता है। तो यहाँ पे चलिए कुछ प्रोटीन है जो परमिएज और ट्रांसलोकेज की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटीन हेलिकेज और परसेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ कुछ प्रोटीन जो एक्सटेंडिंग आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन है और पोरीन है। ग्लाइकोप्रोटीन और पोरीन है। यहाँ पे जैसे आगे की तरफ बात करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस देखते जाओ भाई। यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में यहाँ बात करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन और पोरीन है, इसका कहाँ पाया जाता है, जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होते हैं, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रिन और हेलिकेज प्रेजेंट होता है, ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, ठीक है ना। फाउंड ऑन द साइटोसेलिक फेस एंड अटैच टू द इंटरनल प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। यहाँ फ्लिप फ्लॉप मॉडल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट ऑफ द फ्लिप। ये क्या कंडीशन है मैं बता देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि ये देखो एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है फॉस्फोलिपिड का। तो यहाँ पे कहे कि बेटा कि ये कलर थोड़ा सा लेता हूँ कि ये कंडीशन है कि ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे प्रोटीन मूव कर सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं मूव कर सकता है, इस तरीके से नहीं मूव कर सकता है। लेटरल मूवमेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये सारे के सारे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मोनोलेयर विद दोज द अनदर मोनोलेयर on the other side. However, phospholipid bilayer has a fluid property but no evidence to the flip-flop mechanism for the protein molecules. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आगे बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे रोटेशन एंड लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड इज पॉसिबल इन द मेम्ब्रेन। अब इसको ये जो है फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म जो है प्रोटीन के लिए जो एब्सेंसी दिखाया, इसमें एक मैकेनिज्म है, इसको कैसे डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने की प्रोसेस ESR एक मेथड है जिसको इलेक्ट्रोस्पाइन रेजोनेंस इलेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं उसको। यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ कि प्रोटीन डिटेक्टेड बाय absence of flip-flop movement of the protein is detected by ESR इलेक्ट्रोस्पाइन रेजोनेंस इलेक्ट्रोस्कोपी। ESR का फुल फॉर्म है, इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप मॉडल जो है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है प्रोटीन के लिए एब्सेंट है। इस मैकेनिज्म से कर सकते हैं अपन। चलिए आगे जैसे ही बात करेंगे बेटा तो सारे के सारे चीज़ हो गया। अब अपने को क्या करना है, फंक्शन करनी है, थोड़ा सा फंक्शन करनी है। तो फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोट करता जाऊंगा। सब बातें बता चुके हैं, ठीक है, सारी बातें बता चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट बातें को हाईलाइटेड करूंगा।
यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये डेफिनेट शेप देता है सेल को, पहला काम। दूसरा काम है ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का, न्यूरॉन में, नर्व सेल में नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का काम करता है। इसलिए नर्व इम्पल्स कैसा लंबा लंबा होता है उसके सेल मेम्ब्रेन से। कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल रिकॉग्नाइजेशन इन वेरियस सेल, जैसे मैक्रोफेज। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन, अलग 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 तरह की बातें आ गई कि देखो बेटा हमारे अंदर जो है मैक्रोफेज है। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही बात करेंगे तो ये मैक्रोफेज करते क्या है कि बाहर से आने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको पहचान नहीं पाते हैं, अपने सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो अपने सेल को ऑटो इम्यूनिटी के कंडीशन में अपने ही सेल को खाने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जनरली आप बता सकते हो कि बिल्कुल मैक्रोफेज के कंडीशन में ये देखो कि क्या करते हैं कि हमारा जो डेड आरबीसी है वो डेड आरबीसी को ही खाता है। समझ में आ रहा ना, लाइव आरबीसी को क्यों नहीं खाता, जिंदा आरबीसी को क्यों नहीं खाता, सोच के आंसर करो। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि भैया ये मरा हुआ है, जिंदा है। तो मैक्रोफेजेस इनगल्फ ओनली डेड आरबीसी, नॉट लाइव आरबीसी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बातें हैं सेल रिकॉग्नाइजेशन का बहुत सारे सेल में। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंसेस कर पाते हैं ये। अब कारक मैक्रोविलाय जो क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन की जो है, इंटेस्टाइन में कैसे देखना बाबू, इंटेस्टाइन में आपको इस तरह से विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं, जो क्या करते हैं कि ये इनफोल्डिंग दिख रहा है इतनी दूर में हो गया, लेकिन इसको जैसे ही इनफोल्ड करोगे तो बहुत बड़े लाइन बनेंगे। और जितने बड़े लाइन बन रहा है बेटा वहाँ पे सरफेस एरिया उसके ज़्यादा हो रहा है, और जितने ज़्यादा सरफेस एरिया हो रहा है इसका मतलब कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा सेल बिकम्स उतना ज़्यादा एक्टिव। अरे भैया लाइक बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करा करिए, और बिल्कुल वॉच करिए एकदम शुरू से लेके अंत तक। जो भी कोई भी वीडियो है सब बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगा तो फिर आप देखना बंद करना, ये मेरी गारंटी 360 आउट ऑफ 360, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी से, ये तो मेरी अपनी नोट से तो चलेगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गए तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया बेटा। क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गए। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ही बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उसकी एक्टिविटी भी क्या हो गया, बढ़ गया, काम करने की रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखना कि इंक्रीज कर गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया बढ़ा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जैसे बढ़ा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया तो इसका मतलब कि सेल उतने ही एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब करेक्ट सेल में साइड ऑफ द सेल रिकॉग्नाइजेशंस आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा। एक बिल्कुल रिसेप्टर, जो रिसेप्टर का काम करता है वह ग्लाइकोप्रोटीन करता है। अरे समझ में आ रहा है, जो रिसेप्टर का काम करता है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे वही ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है और लिपिड या क्या करता है, रिसेप्टर बनाते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से फॉरेन पार्टिकल है पकड़ ली, तो कंडीशन क्या है कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया कहीं ना कहीं यदि रिसेप्टर बनाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट होना मस्ट है, नहीं होगा तो फिर रिसेप्टर नहीं बनेगा। जो कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल बाहर जा रहा है उसको पकड़ेगा नहीं, छोड़ देगा, तो जल्दी हमारा सेल इन्फेक्ट होगा, हम इन्फेक्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है सेल का टू लोकेट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसी भी एंटीजन को पकड़ने का, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे कोड जनरेट किया मैंने, क्या कोड है, CSF। क्या कोड है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड होता है पैरामीटर, डूरामीटर, एरेक्नोइड, ठीक है ना, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है, ठीक है ना। जो ब्रेन को जो शॉक लगने से बचाता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है कुछ। तो दोनों चीज़ें हो गई आपकी। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ पे बात करेंगे, पहला सी से क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा। अरे फ्लूइडिटी नेचर के होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ,
फ्लूइडिटी नेचर होने की वजह से क्या क्या हो गया, फ्लूइडिटी नेचर होने की वजह से क्या क्या हो गया, क्या क्या हुआ बेटा कि सेल में ग्रोथ होगा। अरे टूटेगा फूटेगा नहीं, बिल्कुल इलास्टिक है, ठीक है ना। फ्लूइडिटी है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इलास्टिक है तो वो ग्रोथ करेंगे, जब ग्रोथ करेंगे तो हो सकता है बड़े होंगे तो सेल डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे सेल जब ग्रोथ कर रहा है तो खाना पीना चाहिए भैया, कुछ खाना है तो कुछ निकालना भी है, तो एंडोसाइटोसिस एडोक्सोसाइटोसिस करेंगे। फिर जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि वहाँ पे इनफोल्डिंग इंटरडिजिटेशन करते हैं, जंक्शन बनाते हैं किसी सेल को एक दूसरे सेल को पकड़ के रखने के लिए, तो कुछ ना कुछ हो सकता है सिक्रीट भी करता हो। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया ना CSFSC। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड कह देंगे, याद रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। क्या भैया, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजते हैं। तो कैसा हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। ऑस्मोसिस होगा, डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना, और सिंपल डिफ्यूजन, कुछ भी हो सकता है। तो कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो बिकॉज मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बाहर भी होगा अंदर भी होगा। बड़े भैया यहाँ पे देख बेटा क्या कंडीशन है, चलो थोड़ा सा बात करो यहाँ पे। जैसे ही बात करेंगे कि ये देखो ये सेल है और सेल के अंदर कोई भी चीज़ है, हमने यहाँ न्यूक्लियस की बात किया, तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे पहले क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कोई भी चीज़ को अंदर जानी है साइटोप्लाज्म में तो इसी के थ्रू जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का। किसी भी चीज़ को बाहर आनी है तो इसी के थ्रू आएगा, चाहे एक्सोसाइटोसिस हो या एंडोसाइटोसिस हो, किसी के थ्रू हो, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा ना। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब चलो अगला लेक्चर में अपन करने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत ही धांसू है, बिल्कुल इग्नोर मत करिए। एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कैप्सूल कोर्स का हो, चाहे आपका ये जो चल रहा है रेगुलर कोर्स की हो, किसी भी कोर्सेज का हो, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।